नमस्कार। सरकारी टेल.com में आप सभी का स्वागत है। धरती पर गिरी हर बूंद अनमोल है और इसी आधार पर है आज की हमारी विशेष बातचीत जल चर्चा। सरकारी टेल.com 2 दशक के सफर में सामाजिक सरोकार हमारे लिए सर्वोच्च रहे हैं, पर्यावरण रक्षा के प्रति हमें समर्पित हैं और आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बात करने जा रहे हैं जो पर्यावरण, स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति समर्पित रहे हैं। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री यूपी सिंह जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूपी सिंह जी, आप सरकारी टेल.com पर इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। और इस चर्चा में मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। जल एवं पर्यावरण के क्षेत्र में कई वर्षों से अपने लेखन व कृतित्व से ख्याति हासिल करने वाले पंजाब केसरी टीवी चैनल में समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिल सिंह सागर जी। अनिल जी, आपका सरकारी टेल.com के इस प्रोग्राम में स्वागत है। तो यूपी सिंह जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा, पानी जब ज्यादा है तो मुश्किल, कम हो तो मुश्किल, आखिर जल शक्ति का एहसास सभी को है। मंत्रालय ने इन जन जन तक कैसे पहुंचाया है और लोग इस शक्ति का उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं, संवर्धन संचयन करें और हर घर तक पहुंचे, इसमें जल शक्ति मंत्रालय के सचिव के तौर पर आपकी क्या भूमिका व योजनाएं रही हैं? पहली बार तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा आज के इस साक्षात्कार के लिए। ऐसा है कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि एक पिछले साल नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। उसका मुख्य कारण ये था कि जल जो है वो बहुत सारे टुकड़ों में अलग अलग जगहों पे जल के विषय जो हैं वो डील होते हैं एक्चुअली, तो उनको एक इंटीग्रेटेड मैनर में कैसे डील किया जाए, इसलिए ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अलग मंत्रालय था, वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजुवनेशन अलग मंत्रालय था। इन दोनों मंत्रालयों को एकत्र किया गया। उसका मुख्य कारण था कि पानी को एक समग्र सोच के साथ पानी को डील किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पानी पे चर्चा पहले नहीं होती रही है या पानी की महत्ता हम नहीं जानते रहे हैं। पानी तो कहते हैं कि हमारा देश तो ऐसा देश है जहाँ जल को जगदीश मानने वाला देश रहा है एक्चुअली, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ हमें उपलब्धता आसानी से हो जाती है तो हम उसका सही मूल्य जो है वो पहचान नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमने पानी के प्रति जो हमारा सम्मान था, पानी के प्रति जो हम संरक्षण करने का एक बहुत बढ़िया हमारी परंपरा रही है, उसको हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा खो दिया। तो जब आपको याद होगा पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जब दूसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य ग्रहण किया, उसके थोड़े ही देर बाद जो हर अंतिम रविवार को उनका मन की बात जो कार्यक्रम होती है, तो शायद वो 30 मई था अगर मैं सही हूँ तो उसमें उन्होंने मन की बात में करीब 10 मिनट से ज़्यादा पानी की बात की। उन्होंने कहा पानी संरक्षण करना क्यों जरूरी है, पानी की हमारी जो समृद्ध परंपरा है उसे हमें कैसे वापस लाना है। और एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि पानी जो है उसको हमें जल के आंदोलन को जन का आंदोलन बनाना है। तो हमने उसके लिए इमीडिएटली कार्यक्रम शुरू कर दिए। हमने, आपको याद होगा पिछली बार हमने एक जल शक्ति अभियान किया था, जो हमारे देश के जो 256 सबसे ज़्यादा जहाँ पे पानी की किल्लत होती है, पानी की समस्या होती है, उन जिलों में हमने पिछले साल एक जल शक्ति अभियान की शुरुआत की थी। और उस जल शक्ति अभियान से एक बहुत बड़ा जन जागरण सब जगह हुआ, पूरे देश में ही हो पाया। इस बार भी हम उसको आगे बढ़ाना चाह रहे थे, हमने सारी योजना कर ली थी, लेकिन वो पैंडेमिक्स के चलते जिस तरह से हमने जल शक्ति अभियान पिछले साल किया था नहीं कर पाए। लेकिन हमने साथ में ऐसा नहीं कि हमने उस पर कम महत्ता दी, हमने एक कैच द रेन कैंपेन शुरू किया इस साल। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, क्योंकि हमारे देश में बारिश कम नहीं होती है, हमारे देश में बारिश पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन जो बारिश होती है उसको हम कैसे कैच द रेन एंड होल्ड इट टू, कैसे हम पानी को बचाएं और पानी को कैच करें, रेनफॉल को कैच करें और उसे बचाएं। तो ये हमारी कोशिश जो है वो जारी है और हम इसके लिए जन जागरण के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार से प्रयास हो रहा है, राज्य सरकारों से प्रयास हो रहा है, जिला प्रशासन से प्रयास हो रहा है, और अब पानी के सारे पहलुओं की हम चर्चा करते रहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा हर महीने हम एक वाटर टॉक भी करते हैं, जो कि 3rd फ्राइडे हर महीने का होता है। इस बार उसमें
तरह तरह के लोग आते हैं जिन्होंने पानी पे बहुत अच्छे काम किए हैं। पिछली बार का वाटर टॉक तो खुद मंत्री जी ने दिया था। वैसे ही मैं हर शनिवार को रात आफ्टरनून में 3:30 बजे से करीब 5:30-6 बजे तक 4 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ इसकी चर्चा करता हूं कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने पानी पे क्या काम किए हैं और क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिला के लेवल पे अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की प्रायोरिटी में पानी आ जाए तो फिर ज़्यादा पानी की समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे देश में मैं ऐसा मानता हूं कि पानी की समस्या ज़्यादा लोकलाइज सोल्यूशन है और उसे हमें लोकलाइज प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी हमें लोकलाइज खोजने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम सारे प्रयास ये कर रहे हैं कि कैसे केवल पानी सरकार का विषय ना हो के जन जन का विषय हो, इस दिशा में हम पूरी तरह कार्यरत हैं। अनिल जी, आपका तो लंबा अनुभव रहा है और आपने राष्ट्रीय स्तर एवं दिल्ली में काफी सक्रिय भूमिका निभाई है जब लेखन की बात आती है। तो आपका क्या अनुभव रहा है? और अगला प्रश्न आप यूपी सिंह जी से पूछिए। जी, यूपी सिंह जी को नमस्कार। विशेष तौर पर दिल्ली में, अगर हम दिल्ली की बात करें या देश के कई हिस्सों की बात करें, बहुत सारे ब्लॉक्स आज ड्राउट की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां पर अलार्मिंग हालात हो चले हैं और उसके लिए सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है? क्योंकि आपकी कई योजनाएं हैं जैसे नल से जल, लेकिन नल लग जाएगा, जल सस्टेन करे उसके लिए तो प्रबंध करने पड़ेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं भी यही कहता हूँ, जैसा कि अभी चर्चा शायद होगी आगे भी, ये जो हमारा अभी जो जल जीवन मिशन चल रहा है, जल जीवन मिशन का आप जानते हैं कि उद्देश्य है कि 2024 तक हर घर को नल से जल उपलब्ध करा दिया जाए। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर लगा देने से, जैसा कि आपने सही कहा कि अगर टैप लग गया, पाइप लग गई, स्टोरेज टैंक बन गया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया, तो इसीलिए जल जीवन मिशन का भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, वो है सोर्स सस्टेनेबिलिटी या रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स। तो हम रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स कैसे करें, तो उसके लिए दो बातें हैं जैसा कि आप जानते हैं। एक हम कहते हैं सप्लाई साइड मैनेजमेंट, एक कहते हैं हम डिमांड साइड मैनेजमेंट। तो सप्लाई साइड मैनेजमेंट में जो बात है कि पानी की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए, और डिमांड साइड मैनेजमेंट में है कि पानी के खर्चे को कैसे किया जाए। तो हम इन दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जैसे मनरेगा सरकार का कार्यक्रम है, भारत सरकार का MGNREGA में इस बार 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा भी दिए गए। और MGNREGA का जो 60% से ज्यादा खर्चा आज के दिन में जो हो रहा है, वो बेसिकली जल संरक्षण से संबंधित जो चीजें हैं, कुएं हुए, तालाब हुए, पुराने हैं उनको जीवित करना है, नए खोलना है, उसके ऊपर ही उसका काम हो रहा है। वैसे ही कई सारे स्टेट्स ने, जैसे आपने बात की, जैसे राजस्थान में भी कार्यक्रम चलता रहा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, या जैसे बिहार में अभी जल जीवन हरियाली मिशन चल रहा है, गुजरात में सुजलाम सुफलाम है। इसी तरह हर स्टेट में, कहीं आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू है, तो हर राज्य में भी राज्य के स्तर पर ये पानी को कैसे बचाया जाए, पानी को कैसे संग्रह किया जाए, इस पे काम हो रहा है। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना है कि ऐसा है कि पानी की उपलब्धता की जितनी ज्यादा समस्या है, उससे ज्यादा समस्या है पानी के सही उपयोग करने की। एक्चुअली जैसे आपको पता ही है कि भारत में करीब 89% कहते हैं लेटेस्ट डेटा, पानी जो है वो एग्रीकल्चर के लिए जाता है। तो एग्रीकल्चर में हम पानी कैसे बचाएं? हम केवल जैसे इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की बात करते हैं, बाकी चीजों की बात करते हैं, लेकिन हमें जब तक हम एग्रीकल्चर जो वाटर यूज है उस पे अगर हम कुछ कारगर कार्यक्रम ना लें तो बड़ा मुश्किल होगा। तो उस दिशा में भी हमारा काम हो रहा है। जैसे कि आपको एक पता ही है कि आजकल हम लोग बहुत परिमाण में ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रमोट कर रहे हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम, क्योंकि जितनी पानी की आवश्यकता है उससे हम 2 गुना 2.5 गुना पानी जो है हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं। उसके अलावा क्रॉप पैटर्न चेंज करने की बात, इस तरह कई ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम लोग दोनों डिमांड साइड सप्लाई साइड मैनेजमेंट में कर रहे हैं। लेकिन मैं एक लास्ट में आपको यही बताना चाहूंगा कि देखिए, जो ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है वो केवल हमारी 5 से 6%, 7% ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है।
तो ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास पर्याप्त जल है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो नल है वो नल से जल अवश्य आए। सर मेरा जी मैं बता दूं कि राजस्थान, अमय जी एक मिनट, मैं राजस्थान की बात बता दूं। अभी कुछ किसानों से मेरी बात हो रही थी लापोड़िया के आसपास, और लापोड़िया में वहां पर बड़े स्तर पर स्प्रिंकलर से खेती शुरू की गई है, और ये एक मुहिम चल रही है कि वह मॉइस्चर को प्रमुखता से इस्तेमाल करते हुए खेती की जा रही है, जो मुझे लगता है वास्तव में राजस्थान जैसे राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी अमय। सर मैं भी गया था अनिल के साथ, और आपने जो बात कही उसको हमने ग्राउंड पे देखा भी। सर मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि नदियों की मुख्य धारा के साथ फ्लड प्लेन्स होते हैं, यह आखिर कितने उपयोगी हैं? जनता के लिए क्या यह सिकुड़ रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं, यूपी सिंह जी, मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो यहाँ यमुना के फ्लड प्लेन्स को लोग ये समझते हैं कि ये हमारी जमीन है और हम इस पर कब्जा कर लें। तो ये जो धारणा है ये कितनी सही है और कितनी गलत? बिल्कुल गलत है। देखिए हर जो फ्लड प्लेन्स हैं, दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि फ्लड प्लेन्स क्या है और फ्लड प्लेन्स की क्या उपयोगिता है और फ्लड प्लेन्स किसका है। फ्लड प्लेन्स नदियों का है। अगर हम नदियों में अपना घर बनाएंगे तो नदियां हमारे घर में घुसेंगी, ये हमें जानना चाहिए। अब फ्लड प्लेन्स देखिए दो मेजर पर्पस सर्व करते हैं मेरे ख्याल से। एक तो क्या है कि देखिए इंडिया में, भारत में जो है वो नदियों में पानी वैसे तो बहुत कम रहता है, लेकिन बरसात में बहुत ज्यादा पानी रहता है। तो जब पानी फैलेगा तो उसको फैलने के लिए एक जगह चाहिए, और जो फैलने के लिए जगह चाहिए वो फ्लड प्लेन्स हैं। तो फ्लड प्लेन्स अगर होंगे तो सही होंगे तो पानी को विस्तार होने का मौका मिलेगा, और वो बरसात के समय में भी ऐसा कुछ फ्लड जो कहते हैं कि जो डैमेज करेंगे वो नहीं करेंगे। दूसरा एक सबसे बड़ी और भी इसकी अहमियत है फ्लड प्लेन्स की, वो ये है कि फ्लड प्लेन्स में जो बरसात का पानी है वो इकट्ठा होकर रह जाएगा। दे आर स्टोरेज फॉर वाटर एल्सो। तो जब नदियों में पानी जो है, आप देखिए कि लीन सीजन में पानी कहाँ से आता है। हमारी तो सारी नदियां करीब करीब जो है वो रेनफेड रिवर्स हैं एक्चुअली। तो बरसात के दिन में खूब पानी होता है, बरसात के बाद पानी नहीं होता है। बट बहुत लोगों को ये ज्ञात नहीं होता है कि जो लीन सीजन जिसको बोलते हैं, नॉन मानसून सीजन, उसमें नदियों में पानी कहाँ से आता है। वो पानी वहीं से आएगा जब एक्यूफर में पानी होगा। तो हमने क्या किया, ग्राउंड वाटर को हमने इतना दोहन कर लिया कि कई बार वो एक्यूफर के लेवल्स इतने चले आए वो पानी नहीं आ पाता है। दूसरा सबसे बड़ा स्टोरेज है वो होता है फ्लड प्लेन्स। तो अगर हम फ्लड प्लेन्स को रखें तो एक तो सबसे बड़ी चीज है कि बाढ़ में से हमें बचाएगा, और दूसरी बात है कि वो पानी इकट्ठा करके रहेगा, इसलिए हमारी नदियों में हमेशा पानी बना रहेगा। हमारी कोशिश जारी है। अभी हाल में भी हमने सारे स्टेट्स को लिखे हैं कि एक फ्लड प्लेन जोनिंग की आवश्यकता है, और फ्लड प्लेन जोनिंग के लिए एक फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट बनाने की भी आवश्यकता है। ये हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, कुछ ही राज्यों ने बनाए हैं, लेकिन फ्लड जोन एक लीगली एक फ्लड जोनिंग एक्ट होना चाहिए, एक फ्लड जोनिंग होनी चाहिए जिसमें बताया जाए कि इस एरिया में कुछ भी नहीं हो सकता है, इस एरिया में कुछ एक्टिविटी हो सकती है, और उसके बियॉन्ड के एरिया में कुछ और ज्यादा एक्टिविटी हो सकती है। बट वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड कि flood plains belongs to the river and we have no right to encroach upon the rights which rightly belongs to the river. सर आपने राज्यों की जैसे बात की, तो कौन से राज्य काफी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं या जो नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी तो मैं बहुत ही कम ऐसे राज्य हैं जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी एनजीटी की निर्देश हुआ था, बीच में एनजीटी ने भी निर्देश दिया था। तो जैसे उत्तराखंड ने अपने यहाँ फ्लड प्लेन जोनिंग की है एक्चुअली। तो हमारी कोशिश है, हमने सीडब्ल्यूसी से उत्तर प्रदेश में भी फ्लड प्लेन जोनिंग कराई है। तो मैप पे आजकल हमारा जोन बन गया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इसको अगर कोई लीगल जामा पहनाया जाए तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। अनिल जी, तो क्या ये क्या दिल्ली ये विधानसभा के स्तर पर ही एक्ट बनाना पड़ेगा या नेशनल एक्ट होगा? ये ऐसा है कि जैसा कि आपको पता है राज्य स्तर पर बनाया जा सकता है कि पानी का विषय जो है वो राज्यों का विषय है। एक्सेप्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखें तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है वो एक ऐसी चीज है जो केंद्र के दायरे में आती है। बाकी जो है वो लेजिस्लेटिव पावर्स रिलेटिंग टू वाटर रेस्ट विद द स्टेट्स एक्चुअली।
लेकिन हमने क्या किया था कि हमने एक मॉडल बिल बना के इसके ऊपर स्टेट्स के साथ साझा किए थे। अभी हम उस मॉडल बिल को फिर से थोड़ा मॉडिफाई करके फिर से राज्यों को साझा कर रहे हैं, और उनके साथ बातचीत के माध्यम से हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो स्टेट्स हैं उसको इनैक्ट करें, बट इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ वुड बी एट द स्टेट लेवल। जी अनिल जी, अगला प्रश्न। यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें अपने सभी दर्शकों से अपील करनी चाहिए कि जो फ्लड प्लेन्स हैं, ये घर का एक ऐसा एरिया है जिसे आप बालकोनी कह सकते हैं या दलान कह सकते हैं, उसका वहां पर अगर बेड डाल देंगे तो वो सही नहीं है। फ्लड प्लेन्स को जिंदा रखिए, वहां कब्जे मत कीजिए। मुझे लगता है यूपी सिंह जी, आजकल आप स्वच्छता अभियान का भी कार्यभार देख रहे हैं और देश भर में स्वच्छता अभियान को लेकर के एक अलग मुहिम चल रही है। हालांकि दिल्ली बहुत, इंदौर अच्छा है, पूरे देश में स्वच्छता अभियान को लेकर के अगले चरण में आप क्या तैयारियां कर रहे हैं और कैसे लोगों को और अवेयर किया जाए? क्योंकि अगर बात अमेरिका चुनाव में पहुंच जाए और वहां कहा जाए कि भारत गंदा है या दिल्ली गंदी है तो शर्म आती है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जब 15 अगस्त, आपको याद होगा 15 अगस्त 2014 को जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अपने देश को अगले 5 साल में शौच से, खुले में शौच से मुक्ति दिलाएंगे, तो 2 तरह की प्रतिक्रिया हुई थी। एक तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि देश का प्रधानमंत्री जिसे लाल किले के प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, पॉलिसीज की बातें करनी चाहिए, वो केवल बेसिकली कह रहा है कि कैसे हम अपने देश को ओडीएफ बनाए, शौचालय की बात कर रहा है, शौचालय की बात कर रहा है। एक तो वो था। दूसरा क्या था, दूसरे कुछ लोगों को लगा कि नहीं नहीं, ये तो हो इसलिए नहीं सकता कि उस समय जब हमने फाइनली 2 अक्टूबर 2014 को इस कार्यक्रम को, स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया, उस समय 50% से ज्यादा लोग जो थे, 50% से ज्यादा लोग जो खुले में शौच करते थे वो केवल भारत में थे। तो हर 2 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति जो खुले में शौच करता था वो भारत में था। तो लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। लेकिन खैर, अब उसकी बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा देश लक्ष्य के अंदर 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा देश हमारा ओडीएफ हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँ, ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस मिल गया, लेकिन 1-2 बातें हैं। एक तो है कि किसी एक दिन को अगर ओडीएफ हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि हमेशा के लिए ओडीएफ हो गया। एक तो है कि नए नए घर बनते जाते हैं, नया परिवार बढ़ता है, नए घर बनते हैं, बंटवारा होता है, तो कैसे आने वाले भी जो नए भी घर बने उसमें भी शौच की सुविधा हो। क्योंकि जब हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि नहीं भाई आप लैट्रिन का यूज करें, तो पहले एक लैट्रिन बनना चाहिए। पहले हम बात इसलिए ज्यादा नहीं कर पाए कि आप लैट्रिन यूज करिए, वो कहता है कि भाई मेरे घर में लैट्रिन की सुविधा नहीं है तो मैं यूज कैसे करूं। तो हमने दोनों किया। हमने एक, उसमें 2 बड़ी चीजें थी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर किया कि 10 करोड़ से ज्यादा इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन बनवाए, और उसके साथ में व्यवहार परिवर्तन के लिए भी काफी कोशिश की गई। जैसा आपने बताया, पूरी मुहिम चली, लोगों में व्यवहार परिवर्तन हुआ, और जितने सर्वे बताते हैं कि काफी हद तक मतलब 95% ज्यादा शौचालयों का उपयोग हो रहा है। लेकिन एक तो क्या है कि ये इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, अभी हमने, ऐसा नहीं कि स्वच्छ भारत मिशन 5 साल का प्रोग्राम था वो बंद हो गया। आपको पता होगा कि इस साल से 2020-21 से स्वच्छ भारत मिशन 2, SBM 2.0 और SBM 2 जो है वो चल रहा है। उसके 2 मेन कंपोनेंट में कहूँगा। एक तो है सस्टेनेबिलिटी, जो और बनाने की जब जब आवश्यकता हो तो कैसे बनाते जाएं, प्लस कैसे इसका उपयोग, इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस वो कैसे ठीक रहे, वो एक पार्ट है। लेकिन देखिए, केवल ओडीएफ से या खुले में शौच नहीं करने से गांव की या शहरों की स्वच्छता नहीं हो जाती है। अब हमारा प्रयास ये है कि हम एक टोटल सैनिटेशन की तरफ बढ़े। इसलिए SBM 2 का सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अब आज के दिन में हम घर से भले ही पूरा बहार दें और बहार के कहीं फेंक ही दें, अब उसका जब तक हम प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करेंगे सॉलिड वेस्ट की, लिक्विड वेस्ट की, तब तक वो गांव में सफाई नहीं होगी। केवल सॉलिड और लिक्विड वेस्ट की नहीं, इवन जैसे एनिमल वेस्ट होता है, काउ डंग होता है, उनके मलमूत्र होते हैं, उसके लिए भी हमने अभी गोवर्धन प्रोग्राम शुरू कर रखा है। तो दूसरे फेज में है कि एक तो है कि जो हमने ओडीएफ स्टेटस मिला है उसको बनाए रखें, जो उपयोग होना चाहिए लैट्रिन्स के वो सही हो, लेकिन साथ में अब हम टोटल सैनिटेशन, हमने कहा है कि एक शिखर हमने प्राप्त किया है, अब हम दूसरे शिखर की ओर बढ़ रहे हैं, वो है टोटल सैनिटेशन, और जिसमें फोकस है लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का।
यूपी सिंह जी, प्रधानमंत्री के लाल किले के प्राचीर से जब उन्होंने जल संरक्षण का मैसेज दिया, तो अब ये एक जन आंदोलन बन गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी कड़ी जो मुझे नजर आती है, जो भविष्य में बहुत जरूरी है, वो है बच्चे। तो आपको बच्चों के लिए क्या संदेश है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो फंक्शनल लिटरेसी, सॉरी वाटर लिटरेसी को हमें एक बहुत बड़ा कैंपेन बनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जा रहा है बच्चों को, बट इसको और बड़े स्केल पे करने की बात है। क्योंकि जैसे बच्चे से पूछा जाए कि भाई वो टैप पानी कहाँ से आता है, तो बच्चा कहता है पानी टैप से आता है। टैप केवल एक डिस्पेंसर है, टैप से पानी नहीं आता है। कितने बच्चों को, तो अभी हमने कुछ चीजें शुरू की हैं। एक तो जैसे मैंने अभी बताया, जो हमारा ये जो हमारा वाटर टॉक हर महीने होता है, उसमें हम काफी सारे बच्चों को जोड़ रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के 10,000 से ज्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं। मुझे तो 4,000 बच्चों के अगर फेसबुक पे केवल कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग लिखते भी हैं, कुछ लोग खाली यही बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास का हूं। लेकिन वो प्रोग्राम, क्योंकि बच्चे घर पे बैठे हैं, शिक्षक भी घर पे बैठे हैं, तो हमने शिक्षकों, घर और बच्चों को काफी हद तक इसमें जोड़ा है। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि अभी हमने एक 100 दिन का कैंपेन लिया है कि हर स्कूल और हर आंगनवाड़ी सेंटर में केवल 100 दिनों के अंदर हम टैप से पानी देंगे। भले ही हर घर को पानी हम 2024 तक देंगे, लेकिन अगले 2 अक्टूबर से ये कार्यक्रम शुरू भी हो गया है 100 दिनों में। तो मैं अभी हर स्टेट का रोज 2 स्टेट्स का रिव्यू होता है, तो उसमें मैंने ये भी कहा है कि हर स्कूल जहाँ पे हम टैप से वाटर देंगे, उसके साथ साथ उसके रूफ पे, उसके स्कूल के छत पे जो है एक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बने। कुछ लोगों ने किया भी है। जैसे मैं बड़ौदा का एग्जाम्पल दूंगा। बड़ौदा में 1000 स्कूल्स हैं ग्रामीण इलाकों में, और वो 1000 स्कूल के हर स्कूल के छत पे आज के दिन में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इससे 2 फायदे, एक तो हुआ कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी बचेगा, लेकिन सबसे बड़ी मुझे जो इसका एडवांटेज सबसे बड़ा मुझे लगता है वो ये है कि हर बच्चा जो है उसके बारे में सीखेगा। जब वो जानेगा कि क्या हो रहा है, तो कोई बताएगा ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, मुझे क्या होता है, ये क्यों हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, ये हम पानी जो जमीन में जा रहे हैं वो पानी क्यों, कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जाके रहेगा, कैसे हमारे लिए उपयोगी होगा। तो आपने सही कहा, हम और भी कोशिश हम आगे भी करेंगे। हमने सीबीएसई और बाकी स्टेट से भी बात किया है कि कैसे करिकुलम्स में भी, जो स्कूल के करिकुलम्स हैं, इनमें भी और पानी को ज्यादा महत्व देते हुए अगर हम करिकुलम में उसको लागू करें, इस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं और भी आगे कोशिश करेंगे। सर, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि योजनाएं सिर्फ कागज पे ना रह के जमीन पे एक्चुअल उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। आप मेरी शुभकामनाएं लें, और मैं चाहूंगा कि आप इसमें और कारगर रूप से आपके मंत्रालय के साथ काम और बढ़ाते रहें। अनिल जी, आपसे लास्ट कमेंट्स। मैं अभी आपको सुन रहा था, उपेंद्र सिंह जी, यूपी सिंह जी, स्वच्छता मिशन और पर मेरा देश भर के सभी युवाओं से ये आह्वान है, अपील है, यंगस्टर्स से, सभी लोगों से, जिनके घर में शौचालय बने हैं वो शौचालय का उपयोग करें। क्योंकि मैंने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी कई जिलों में घूमा हूं और मैंने देखा है कि शौचालय तो बना है लेकिन उसमें स्टोर बन गया, सामान रखा हुआ है, और बात कही जाती है कि साहब आदत नहीं है या पानी नहीं है, थोड़ा पानी बचाइए, गंदा पानी डाल दीजिए लेकिन इस्तेमाल कीजिए। फ्लड प्लेन्स को बनाए रखिए, क्योंकि जिस तरह से हमें अपने घर में एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, एक थोड़ा सा स्थान चाहिए, ऐसे नदियों को भी थोड़ा स्पेस चाहिए। और जैसा कि यूपी सिंह जी ने कहा कि बच्चे जो है वो इसमें टार्च बेरर हो सकते हैं, वो इस मशाल को लेकर के आगे चले, युवा इस मशाल को लेकर के आगे चले। पानी बहुत जरूरी है, पानी के बिना जिंदगी नहीं है, हवा के बिना जिंदगी नहीं है। कम से कम दिल्ली में तो ये दिख रहा है आज जो है वो हम बहुत खराब हवा में जी रहे हैं, गंभीर हवा में जी रहे हैं। इसलिए पानी और हवा को स्वच्छ रखें। आप हमारे साथ जुड़े, मुझे बातचीत करने का अवसर हमें आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। मैं इसी समय पे मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति चाहूंगा। और यूपी सिंह जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और अनिल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली से अमय साठे फॉर सर्टिफिकेट.com। धन्यवाद।